माधुरी को समझ नहीं आ रहा था कि इस घटना पर वो खुश हो या दुखी। प्रकृति का ये कैसा खेल है। वो अपने आप से सवाल कर रही है, जिस बात के लिए उसे 12 वर्षों से समाज के लांछन और ताने मिले। लोग जिसे उसके अस्तित्व पर एक धब्बा समझते हैं, जिसने न सिर्फ उसके शरीर बल्कि सोच तक को झकझोर दिया। क्या आज के तथ्यों की परिणति उन सबको नकार देगी? उसने प्रभास को कॉल किया। हेलो, आप घर कब आएंगे? आज कम ही ग्राहक है, सो जल्दी आ जाऊंगा। मुझे एक जरूरी बात करनी है। पिछले बुधवार को मेरा पीरियड आना था। आप तो जानते हैं मेरे पीरियड 1-2 दिनों से ज्यादा आगे पीछे नहीं होते, पर बुधवार को नहीं आया तो मैंने थोड़ा और इंतजार किया। आज 10 दिन लेट होने पर मैंने टेस्ट किया, कहकर माधुरी खामोश हो गई। हाँ, तुमने बताया था कि इस बार क्या हुआ? टेस्ट में दोनों डंडियां रंगीन हो गई, कहकर माधुरी चुप हो गई। क्या ये तो चमत्कार हो गया, विश्वास ही नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है? इसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया है। प्रकृति के यहाँ देर है अंधेर नहीं। पहले आप घर आइए, फिर देखते हैं क्या करना है। सुनो, अपना ध्यान रखना। कल से घर के सब काम बंद। मैं आज ही मम्मी को फोन करके बुला लेता हूँ और एक 24 घंटे की काम वाली ढूंढता हूँ। अभी किसी से कुछ मत बोलिए। ये किट वाला टेस्ट उतना प्रमाणिक नहीं होता। कल लैब से टेस्ट कराती हूँ। आप जल्दी आ जाओ। मैं फोन रखती हूँ। अंशुल रो रहा है। ओके, मैं बस निकल रहा हूँ। मोबाइल रखकर माधुरी ने अंशुल को गोद में लिया और चुप कराने लगी। वैसे रश्मि बहुत ध्यान रखती है दोनों बच्चों का, पर जब उन्हें सोना होता है तब माँ को ही खोजते हैं। माधुरी की गोद में आते ही बच्चे 10 से 15 मिनट में सो जाते हैं। अंशुल को सुलाकर माधुरी ने रश्मि से पूछा, रोली कितने बजे सोई है? 6 बजे मैम साहब। ओके, फिर तो अभी उठेगी। मैं उसके लिए दूध बनाकर रखती हूँ, उठते ही उसको चाहिए होगा, कहकर माधुरी किचन में गई। पहले दूध खौलाया, फिर उसे ठंडा किया और रोली के पीने के लिए बोतल में भर दिया। बोतल रश्मि को दे दी। दिन भर के काम से माधुरी थक चुकी थी। वो बिस्तर पर लेटी लेटी सोचने लगी। लगता है जैसे कल ही की बात हो। पूरा घर ठसाठस भरा है। मोहल्ले वाले रिश्तेदार, प्रभास और माधुरी के ढेर सारे दोस्त, जाने कितने लोग आए हुए हैं। आने का प्रयोजन भी बड़ा है। शादी के 12 साल बाद सक्सेना भवन में बच्चों की किलकारियां गूंजी है। साल 2007 में प्रभास और माधुरी का विवाह हुआ था। विवाह के समय माधुरी 26 वर्ष की और प्रभास 32 वर्ष का था। शहर के चौक बाजार में प्रभास की परिधान नाम से रेडीमेड कपड़े की दुकान है। वहां कुल 8 लोग काम करते हैं। परिधान रेडीमेड कपड़ों के लिए शहर की अच्छी दुकानों में शामिल है। शादी के बाद दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था। दोनों साल में एक बार बाहर घूमने भी जाते थे। शाम को घर लौटते वक्त प्रभास अक्सर रजनीगंधा के फूलों का गजरा ले आता, जो माधुरी को पसंद है। हफ्ते में एक दिन वे पिक्चर देखने जाते और लौटते समय चटपटा चाट हाउस की पानी पूरी भी खाते थे। शादी के 2 साल बीतने के बाद सबने पूछना शुरू किया खुशखबरी के बारे में। प्रभास की माँ भदोही से जब फोन करती तो थोड़ी देर में यह मुद्दा आ ही जाता। अरे, पड़ोसन का मुकुल है ना, जो तुम्हारे साथ पढ़ा था, उसकी शादी अभी पिछले जून में हुई थी। सुना है बहुरिया पेट से है। अब तुम लोग भी जल्दी कुछ अच्छी खबर सुनाओ। एक लल्ला का मुंह देख लूं तो चैन से ऊपर जाऊं। ऐसी बातें हर दूसरे दिन माँ या तो प्रभास या माधुरी से कहती। पड़ोसी और दोस्तों ने भी गाहें बगाहें पूछना शुरू कर दिया था। पड़ोस के कुशवाहा जी अक्सर सुबह टहलते समय प्रभास से पूछ बैठते, बेटा जल्दी से मुझे ताऊ जी बोलने वाला घर में लाओ, घर पूरा हो जाएगा। शादी के 5 साल बाद भी माधुरी की गोद सुनी ही रही। दोनों को अब चिंता होने लगी थी। प्रभास ने इस बारे में अपने प्रिय मित्र रोहन खत्री से चर्चा की तो उसने शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुहासिनी शर्मा को दिखाने का सुझाव दिया। मित्र की सलाह मानते हुए दोनों डॉक्टर सुहासिनी को दिखाया। पूरे 3 साल इलाज चला। दोनों की कई सारी जांच हुई, कई सारी दवाएं चली। डॉक्टर सुहासिनी ने बहुत प्रयास किया कि माधुरी की सोनी गोद प्राकृतिक रूप से भर जाए, पर सफलता हाथ न लगी।
आखिर में उन्होंने प्रभाष को नई तकनीक का सहारा लेने की सलाह दी और इस बार अपने मित्र डॉक्टर लतिका गुप्ता से बात भी की। डॉक्टर लतिका देश की मशहूर आईवीएफ विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पहले ही मुलाकात में प्रभाष माधुरी को समझाया कि संतान के लिए पुरुष का शुक्राणु स्त्री के डिंब से मिलता है और एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनाता है। यह भ्रूण स्त्री के गर्भ में 9 महीने पलता है और फिर बच्चे का जन्म होता है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के 3 मुख्य कारण होते हैं, या तो पुरुष के शुक्राणु में कमी है या स्त्री के डिंब, जिसे हम आम बोलचाल में अंडे कहते हैं, कमजोर है या फिर स्त्री की कोख में दिक्कत है। मैंने तुम दोनों की सारी रिपोर्ट देखी है, तुम्हारे मामले में तीनों ही सही हैं, फिर हम संतान विहीन क्यों हैं मैम? प्रभास ने पूछा। अक्सर बाहरी कारणों से भी भ्रूण नहीं बन पाते या स्त्री गर्भधारण नहीं कर पाती। ये प्रक्रिया जितनी आसानी से मैंने तुम्हें समझाई है उतनी आसान नहीं है। एक सफल गर्भधारण के लिए सैकड़ों अन्य बातें भी जरूरी है। तुम दोनों की आयु देखते हुए पहले मैं तुम्हारे शुक्राणु और माधुरी के अंडे लेकर उन्हें लैब में प्रोसेस करेंगे। लैब में भ्रूण बनाएंगे और उसे नियत समय पर माधुरी की कोख में डालेंगे। ज्यादातर मामलों में कोख उस भ्रूण को स्वीकार करती है और स्त्री गर्भवती हो जाती है। इसमें हमें क्या करना होगा? प्रभास ने पूछा। तुम दोनों को कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ अगले 1 महीने कुछ दवाएं खाओ जिससे कि तुम्हारे शुक्राणु मजबूत हों और माधुरी के अंडे विकसित हों। उसके बाद मैं पीरियड से नियत दिन गिनकर माधुरी को बुलाऊंगी। उसी दिन मैं माधुरी के अंडे निकालूंगी और तुम अपना वीर्य देना। फिर हम लैब में उनको प्रोसेस करेंगे। भ्रूण बनने की दशा में उसके अगले महीने मैं उसे माधुरी की कोख में डालूंगी। इस पूरी प्रक्रिया में 3 महीने लगते हैं। तय प्रक्रिया के तहत दोनों ने 1 महीने दवाई खाई। उसके बाद दोनों के जरूरी तत्व लिए गए, लैब में भ्रूण बनाया गया। उसके महीने भर बाद माधुरी के गर्भ में उस भ्रूण को डाला गया, पर गर्भ ने उसे स्वीकार नहीं किया और ये पूरी प्रक्रिया असफल रही। दोनों बहुत परेशान हुए। डॉक्टर लतिका ने उन्हें समझाया, आईवीएफ में साधारणतया 30 से 40% मामले सफल होते हैं। हम फिर कोशिश करेंगे। चूंकि प्रक्रिया जटिल है और असफल होने पर मानसिक रूप से तोड़ देती है, इसलिए हम 2-3 महीने रुकते हैं। उसके बाद फिर कोशिश करेंगे। माधुरी ने दुखी मन से कहा, आप जैसा ठीक समझे मैडम। हम तो पिछले 2 महीने से बहुत उत्साहित थे। अब देखिए अगली बार क्या होता है। तुम दोनों धैर्य रखो और प्रकृति पर भरोसा भी। मैं सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया करती हूँ, उसकी सफलता या असफलता प्रकृति के हाथ में है। हमारा काम कोशिश करते रहना है, कहकर डॉक्टर लतिका ने 2-3 महीने बाद आने को कहा और आने के 1 महीना पहले वही दवाएं खाने की सलाह दी। 5 महीने बाद दोनों ने दोबारा प्रयास किया। इस बार भी असफलता हाथ लगी। दोनों टूटते जा रहे थे, पर हर बार एक उम्मीद के साथ खुद को तैयार करते। हर बार प्रभास और माधुरी 2 महीने इसी उम्मीद में जीते कि इस बार सब अच्छा हो। एक एक करके 4 बार आईवीएफ की प्रक्रियाएं असफल हुई और ऐसा करते करते पूरे 3 साल निकल गए। अब दोनों ने हार मान ली और निराश हो गए। अंतिम बार जब भ्रूण स्थानांतरण असफल हुआ, तब डॉक्टर लतिका ने उन्हें सरोगेसी की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि इसमें भ्रूण किसी अन्य महिला के गर्भ में डालेंगे। वो महिला उसे 9 महीने अपने गर्भ में रखेगी। बच्चा होने के बाद उसे बायोलॉजिक पेरेंट्स यानी प्रभास माधुरी को दे दिया जाएगा। सब समझने के बाद माधुरी ने पूछा, मतलब वो बच्चा 9 महीने किसी और के गर्भ में पलेगा? फिर मैं उसकी माँ कैसे हुई? उस बच्चे के जैविक यानी बायोलॉजिकल माता पिता तुम ही दोनों होगे। उसमें तुम्हारी ही डीएनए होंगे। बस ये समझ लो कि तुमने किराए की कोख ली है। फिर अगर कल को वो महिला आ गई अपना बच्चा मांगने, तो हम क्या करेंगे? माधुरी ने घबराकर कहा, यह एक सख्त कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है। उसके अंतर्गत तुम दोनों का एक एग्रीमेंट होगा मेरे हॉस्पिटल से। फिर हॉस्पिटल उस महिला से भी एग्रीमेंट करेगा। इस प्रक्रिया की गोपनीयता हमारी जिम्मेदारी है। इसके उल्लंघन होने पर मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। प्रभास ने डॉक्टर लतिका से सोचने का समय मांगा। 15 दिनों बाद सबसे राय मशवरा करके दोनों ने डॉक्टर लतिका के चाइल्ड केयर हॉस्पिटल से सरोगेसी के लिए
एग्रीमेंट कर लिया। कई सारी जांच और प्रक्रियाएं हुई। डॉक्टर लतिका ने प्रभास के शुक्राणु और माधुरी के अंडों से भ्रूण बनाकर सरोगेट की कोख में डाला। सरोगेट महिला का गर्भधान सफल रहा। उसकी कोख ने 2 भ्रूण स्वीकार कर लिया। डॉक्टर लतिका समय समय पर बच्चों के बारे में प्रभास और माधुरी को बताती रहती। उस महिला के लिए जरूरी कपड़े, भोजन, दवाएं, खान पान का उचित प्रबंध चाइल्ड केयर हॉस्पिटल करता। इसी बीच सितंबर में प्रभास ने माधुरी को उसके मायके जौनपुर भेज दिया था। आखिरकार 14 दिसंबर को डॉक्टर लतिका ने प्रभास को सूचित किया कि सरोगेट महिला से जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बच्चे कल उन्हें सौंप दिए जाएंगे। प्रभास ने यह खबर तुरंत माधुरी को दी और कहा, आज मिठाई बांटता हूँ सबको और यही कहूँगा कि तुमने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। माधुरी ने मना किया और कहा, मिठाई बांटो, बच्चे हुए ये भी बताओ, पर मैंने जन्म दिया ये मत कहो। सच कहो कि सरोगेसी हुई है। हमारे जीवन में खुशियां आने वाली है। प्रकृति ने हमारा अंश धरती पर भेजा है, उसकी बुनियाद हमें झूठ पर नहीं रखनी चाहिए। प्रभास और माधुरी इस खबर से बहुत खुश हुए। उनके जीवन की एक ऐसी कमी पूरी हो गई जिसके लिए वे सालों से प्रयासरत थे। खासकर माधुरी आज बहुत खुश थी। उसके और प्रभास के अंश सक्सेना खानदान के 2 चिराग इस दुनिया में आ चुके हैं। उसकी सास रजनी ने तो जाने कहां की मिन्नतें पूरी करने की लिस्ट बना ली है, पर अब प्रभास ये सोचकर परेशान था कि लोगों से क्या बताए और क्या छिपाए। इस पूरी बात की जानकारी दोनों के माँ बाप के अलावा सिर्फ रोहन को ही थी। प्रभास ने मन में डर था कि सबको सच बताने पर लोग कहीं न कहीं माधुरी के स्त्रीत्व या उसके पौरुष पर जरूर सवाल खड़ा करेंगे। उसी दिन माधुरी जौनपुर से वापस आई और अगले दिन प्रभास उसे सीधा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल ले गया। गुलाबी कपड़ों में लिपटे एक दिन के 2 मासूम बच्चे माधुरी की गोद में डालते हुए डॉक्टर लतिका ने कहा, ये दोनों नैन प्रो पीते हैं। हर 2 घंटे पर इन्हें दूध पिलाते रहना। हर बार दूध पिलाने के बाद बोतल गर्म पानी में उबाल लेना। आने वाले 3 महीने इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बच्चों के डॉक्टर शिरीष नटियाल को बुलाया है, वे दूसरे कैबिन में हैं। वे तुम्हें अन्य सावधानियां बताएंगे। माधुरी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने डॉक्टर की ओर देखते हुए पूछा, मैडम, इनकी असली माँ ने कैसे इन्हें खुद से अलग किया होगा? 9 महीने कोख में पालने के बाद तुरंत अलग कर देना, ये सोचकर ही दिल दहल जाता है कि आज उस माँ पर क्या बीत रही होगी। मुझे 2 मिनट में इनसे लगाव हो गया है, उसने तो 9 महीने। कहती हुई माधुरी रोने लगी। माधुरी, ये सब बातें दिमाग से निकाल दो। तुमने कम कष्ट सहे हैं क्या इस दिन के लिए? ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे मार्मिक पहलू है। अब दिमाग से ये निकाल दो कि ये तुम्हारी कोख से नहीं जन्मे हैं। आज से तुम ही इनकी माँ हो। दुनिया यशोदा को ही कान्हा की मैया कहती है। कान्हा का जन्म तो देवकी की कोख से हुआ था। जिसने इन्हें जन्म दिया उसका तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। आज पैसा बहुतों के पास है, लेकिन सबको सरोगेट मदर नहीं मिलती है। और हाँ, आज के बाद मेरे सामने इस विषय पर दोबारा बात नहीं होनी चाहिए। इन बच्चों के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करो। कहते हुए डॉक्टर लतिका चेहरा गंभीर और लहजा सख्त हो गया। प्रभास ने तुरंत कहा, जी मैडम, आपका धन्यवाद। हम कैसे करें? बस यही कहूँगा कि हमारा रोम रोम आपका कर्जदार है। डॉक्टर लतिका से मिलने के बाद दोनों कैबिन से बाहर आ गए और डॉक्टर नटियाल के कैबिन के बाहर बैठकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगे। माधुरी ने किसी तरह दोनों हाथों में अलग अलग बच्चों को पकड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वो आंखें मूंदे सो रहे दोनों नौजन्मे को डबडबाई आंखों से देख रही है। उसे इन्हें ठीक से पकड़ना भी नहीं आ रहा। एक एक करके उसने दोनों का माथा चूमा, पैर चूमे। प्रभास की ओर देखते हुए उसने कहा, आज मैं संपूर्ण हो गई। प्रकृति से मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं इन्हें इतना प्यार दूंगी जितना किसी ने अपने बच्चों को ना दिया होगा। इनके नाम होंगे अंशुल और रोली। इसके बाद दोनों डॉक्टर निरीश नटियाल से मिले, जिन्होंने बच्चों को समय समय पर लगने वाले टीकों की फाइल दी और उनकी लंगोट से लगाए।
डब्बे वाले दूध को बनाने, बोतल से उसे पिलाने के तरीके इत्यादि के बारे में सब कुछ विस्तार से समझाया। दोनों बच्चों के साथ प्रभास ने एक सेल्फी ली। माधुरी ने उसे तुरंत टोकते हुए कहा, इसे कहीं पोस्ट मत करना, बच्चों को नजर लग जाएगी। अभी अगले 2-3 महीने तक किसी को घर पर मत बुलाना। मैं चाहती हूँ पहले ये दोनों मुझे तो स्वीकार ले, मैं इनके साथ जीना चाहती हूँ। मुझे इस समय सिर्फ ये चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं आप तो मैं इन्हें लेकर जौनपुर लौट रही हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत कहो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, मैं भी इन सब से दूर नहीं रह सकता। एक काम करते हैं, जब हम इनके साथ खूब अच्छे से रहना शुरू कर लेंगे तब एक पार्टी करेंगे और सबको बुलाएंगे। तब तक सिर्फ तुम, मैं और हमारे अंशुल रोली। ये कहते हुए प्रभास की आंखें नम हो गई। प्रभास ने डॉक्टर लतिका की मदद से एक एजेंसी से बात करके 24 घंटे साथ रहने वाली एक आया ढूंढी जो कल से घर आ जाएगी। उस दिन शाम से माधुरी का मातृत्व जीवन शुरू हुआ। प्रभास ने सरोजनी नगर की सभी दुकानों में मिठाई के डब्बे भिजवाए। उधर इस खबर के बाद माधुरी को जानने वालों के दनादन फोन आने लगे। प्रभास ने उसे मना किया था कि किसी की कॉल उठाने से। उसने माधुरी से कहा कि धीरे धीरे सबको बताएंगे, अभी ये अपनी खुशियों पर ग्रहण नहीं लगाना चाहता है। माधुरी ने भी इस समय बहस करना उचित नहीं समझा। दोनों ने तय किया कि 3 महीने तक वे ना तो कोई पार्टी देंगे और ना ही बच्चों को कहीं बाहर ले जाएंगे। प्रभास ने सबसे यही कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है, 3 महीने बच्चे सिर्फ माँ बाप के पास घर में रहते हैं। लोगों ने भी सोचा कि इतने साल बाद बच्चे हुए हैं, सो प्रभास का इतना सशंकित होना जायज है। सबने खूब बधाइयां दी। घर आकर माधुरी ने सबसे पहले अपना कमरा बच्चों के अनुकूल किया। प्रभास को उसने एक लंबी लिस्ट पकड़ाकर बाजार भेजा। सूती कपड़ों की लंगोट, बेबी डायपर, दूध की 4 बोतलें, बिस्तर पे बिछाने का प्लास्टिक, कई सारे कपड़े जिनमें सामने बटन हो ताकि पहनने उतारने में आराम रहे। बच्चों के साथ पहली रात माधुरी 1 मिनट भी नहीं सोई। हर 2 घंटे पर उन्हें दूध पिलाना होता। एक सोता तो दूसरी जाग जाती। माधुरी के साथ साथ प्रभास भी सारी रात जागा। सुबह 5 बजे माधुरी ने प्रभास को सोने के लिए भेजा और खुद बच्चों के पास लेट गई। अगले दिन दोपहर में एक आया आई जिसका नाम रश्मि था। रश्मि बहराइच से है और अब वो 24 घंटे बच्चों के साथ रहेगी। तय ये हुआ कि बच्चों की लंगोट या उनके कपड़े बदलना, धोना आदि रश्मि देखेगी। उनकी दूध की बोतल उबालना, उनका दूध बनाना, उन्हें नहलाना, यह सब काम माधुरी खुद करेगी। साफ सफाई को लेकर माधुरी काफी संजीदा है। प्रभास भी घर आकर पहले हाथ पैर और मुंह धोता है, उसके बाद ही वो बच्चों को गोद में ले सकता है। माधुरी ने अपना पूरा वजूद बच्चों की देखभाल में लगा दिया था। 15 से 20 दिनों में हालत ये हो गई कि माधुरी की आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए। उसे हमेशा सिर में दर्द रहने लगा। रश्मि कहने को तो हमेशा साथ रहती, पर माधुरी उसे भी रात को सोने भेज देती। हर 2 घंटे पर जगने से हालत ये हुई कि माधुरी ने पिछले कई दिनों से एक बार भी पूरी नींद नहीं ली। दिन बीतते गए और माधुरी का बच्चों के प्रति समर्पण बढ़ता गया। उसने किसी का फोन उठाना, कहीं बात करना सब बंद कर दिया। उसे समय भी नहीं मिलता था। एक साथ 2 बच्चे संभालना बहुत कठिन काम है। महीने भर बाद प्रभास की मां रजनी देवी आई। उन्हें भी दोनों ने महीने भर आने से मना किया हुआ था। उनके आने से भी माधुरी को कोई खास मदद नहीं मिली, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत रात में संभालने की थी। वो सिर्फ और सिर्फ माधुरी कहती थी। महीने भर बाद माधुरी इतनी बीमार पड़ी कि उसे डॉक्टर सरोज को दिखाना पड़ा। डॉक्टर सरोज ने साफ कहा कि अगर रोज माधुरी की नींद नहीं पूरी होगी तो हालत बद से बदतर हो सकती है। उसे कम से कम 6 से 7 घंटे सोना ही पड़ेगा। माधुरी की बिगड़ती हालत के बाद प्रभास और मां ने तय किया कि दिन में माधुरी सोए वे देखभाल करेंगे। प्रभास ने दुकान का काम देखना कम कर दिया। फोन से ही दुकान संभालता और दिन में एक बार जाता। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अंशुल रोली 3 महीने के हो गए। अब वे एक बार में 3-4 घंटे सोते थे, सो माधुरी को भी उसी बीच सोने का समय मिल जाता। बच्चों के जागने से पहले वो उठती, उनका दूध तैयार करती और उनके सोने के बाद सोती। इन 3 महीनों में माधुरी का 9 किलो वजन कम हो गया और कई सारी दवाएं भी शुरू हो गई।
14 मार्च को अंशुल रोली के 3 महीने के होने पर शाम को एक भोजन का आयोजन हुआ। सारे रिश्तेदार, मित्र और मोहल्ले के लोग आमंत्रित किए गए। लोगों को धीरे धीरे पता लग गया था कि ये बच्चे सरोगेसी से किए गए हैं। भोजन का आयोजन प्रभास के घर के सामने वाले पार्क में किया गया था। दोनों बच्चों को अलग अलग ट्रॉली पर बिठाकर प्रभास और माधुरी रात 8 बजे पंडाल में आए। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा उनकी तरफ। हर कोई बधाई देने लग गया। किस पर गए हैं? लड़का माधुरी पर और लड़की प्रभास पर, कहते हुए प्रभास के फूफा ने दोनों के लिए लाए उपहार दिए। प्रकृति उन्हें स्वस्थ रखे और ये खूब तरक्की करे, कहते हुए कुशवाहा जी ने आशीर्वाद दिया। प्रकृति ने हमारी सुन ली है, आप सब बच्चों को खूब आशीर्वाद दीजिए, ये हमेशा स्वस्थ रहे, तरक्की करें, हर किसी से कहती फिर रही थी प्रभास की माँ। प्रभास और माधुरी हर अतिथि से मिलते, उनका धन्यवाद करते और खाना खाकर ही वापस जाने का आग्रह करते। सब ठीक चल रहा था कि पड़ोस की मंजुला भाभी ने आखिर पूछ ही लिया, माधुरी तुम जब मायके गई तब तो तुम्हारा पेट उतना नहीं निकला था, जबकि सुना है कि जुड़वा बच्चों में ज्यादा निकलता है पेट। प्रभास समझ गया कि ये मजे लेने के लिए कह रही हैं। उसने माधुरी की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए हामी भरी। माधुरी समझ गई। उसने मंजुला भाभी से कहा, भाभी मेरे पेट निकलने का सवाल ही नहीं उठता है, हमने सरोगेसी का सहारा लिया है। आपको नहीं पता है क्या सरोगेसी? ओह मुझे नहीं पता था, मुझे लगा तुमने जन्म दिया है इन बच्चों को। इनकी माँ मैं ही हूँ, कहती हुई माधुरी ने अपना लहजा सख्त किया। मंजुला भाभी मौके की नजाकत समझ गई, बोली, हाँ भाई इसमें दो राय नहीं, तुम ही इनकी माँ हो, देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं। आज इनकी नजर जरूर उतारना। नजर तो पक्का उतारूंगी, इन बच्चों की भी और हम दोनों की भी, कहकर माधुरी आगे बढ़ गई। भोज में आमंत्रित किए गए लोगों को मालूम तो था ये सब, पर ज्यादातर लोग खुश थे। प्रभास और माधुरी का व्यवहार ही ऐसा है, कभी किसी से कोई विवाद नहीं, अपनी जिंदगी में व्यस्त। लेकिन मंजुला भाभी जैसे लोग भी हैं जिनको माधुरी ने उचित जवाब दिया। धीरे धीरे सबने स्वीकार कर लिया और माधुरी अपने मातृत्व में रम गई। उसकी दुनिया अंशुल रोली के इर्द गिर्द सिमट गई थी। किसी के भी बीमार होने पर माधुरी बदहवासी हो जाती। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, माधुरी अपने बच्चों के लिए पागल है। वैसे इन सब बातों से माधुरी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिन, हफ्ते और महीने बीतने लगे और बच्चे 1 साल के हो गए। इस बार प्रभास ने अपने गृह जनपद भदोही में उनके 1 वर्ष पूरे होने पर पार्टी का आयोजन किया। वहां से लौटे महीने भर हुए थे कि माधुरी का मासिक धर्म अनियमित हुआ। पिछले 13 महीने की एक एक घटना को सोचती माधुरी की आंख लग गई। प्रभास ने घर आकर चाय पी और बैठक के कमरे में सोफे पर पसर गया। माधुरी 9 बजे के करीब उठी तो देखा प्रभास समाचार पत्र पढ़ रहा है। रश्मि ने बताया कि उसने चाय दे दी है। मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम अंशुल रोली की देखभाल में थक जाती हो। तुम 9 बजे का अलार्म लगाकर सोई हो और दोनों बच्चे भी सो रहे थे, सो मैंने जगाया नहीं तुम्हें। ये कहकर प्रभास चाय पीने लगा। माधुरी चुपचाप वहीं बैठी रही। वो सोचे जा रही थी। उसके दिमाग में वे सारे ताने, वे सारी लालचन घूम रही थी। वो दिन कभी नहीं भूलता है उसे जब मिसेस खन्ना ने अपने बच्चे की छठी में माधुरी को बच्चा गोद में नहीं लेने दिया। मिसेस खन्ना का मानना था कि शुभ काम में बांझ औरतों को दूर रखना चाहिए। सबने बच्चे को गोद में लिया। जब माधुरी की बारी आई तो मिसेस खन्ना ने बच्चा उसके गोद में नहीं डाला और आगे बढ़ गई। माधुरी बिना कुछ कहे अपमान का घूंट पीकर वहां से वापस आ गई। कई लोगों ने मिसेस खन्ना को इस बर्ताव के लिए टोका, पर वो वैसी ही रही। घर आकर माधुरी बहुत रोई, सारी रात रोती रही। प्रभास ने बहुत समझाया पर वो सिसकती रही। प्रभास ने खन्ना जी को फोन करके ऐतराज जताया। उन्होंने मिसेस खन्ना के बर्ताव के लिए माफी मांगी। ऐसी अनगिनत घटनाओं को सोच रही थी माधुरी। काफी समय बीतने के बाद प्रभास ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वो टेस्ट का बता रही थी तुम? हाँ, प्रेगा किट वाला पॉजिटिव आया है। कल लैब टेस्ट कराती हूँ। हाँ करवा लो। वैसे अंशुल रोली तो है ही, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। माधुरी ने अपनी हालत बयां करते हुए कहा, इसमें डरना क्या है? कितनी बार ये टेस्ट
टेस्ट हो चुके हैं। आदि स्त्री रोग विशेषज्ञ तो तुम खुद ही हो चुकी हो। चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। मुझे लग रहा है इस बार मैं कहती हुई चुप हो गई माधुरी। ज्यादा सोचो मत, अभी लैब टेस्ट कराओ फिर देखते हैं। अगले दिन माधुरी ने लैब टेस्ट कराया, वो भी पॉजिटिव। इसके बाद उसने सिटी स्कैन भी कराया। स्कैन में भी माधुरी गर्भवती पाई गई। जिस अवस्था को पाने के लिए उसने क्या क्या जतन नहीं किए, क्या क्या नहीं सहा, वो आज अपने आप उसे मिलने जा रही है। प्रभास ने ये बात किसी को नहीं बताई सिवा माँ के, और माँ को भी हिदायत दी कि वे किसी से ना बताएं। माँ ने भी परिस्थिति को समझते हुए उसे माधुरी का ध्यान रखने को कहा। अब तो माधुरी को उल्टियां भी आने लगी। माधुरी लगातार उल्टी करती थी। प्रभास माधुरी का विशेष ध्यान रखने लगा। माँ भदोही से आ गए। इन सब के बीच माधुरी चुप सी रहने लगी थी। वो किसी से बहुत ज्यादा बात न करती। प्रभास से भी काम भर की बात होती। प्रभास ने कई बार कोशिश की माधुरी का मिजाज सही करने की, पर असफल रहा। एक दिन माँ ने सुबह खाने की टेबल पर कहा, बहू आजकल तू उदास क्यों रहती है? अरे प्रकृति कितनी दयावान है हम पर। ये बच्चा सही से हो जाए तो ग्रैंड पार्टी आयोजित की जाएगी। खुश रहा करो। अब तेरी अपनी कोख का बच्चा तेरी गोद में खेलेगा। एक छोटी सी कमी रह गई थी, वो भी पूरी होने वाली है। माधुरी ने कुछ नहीं कहा। प्रभास की ओर देखा, वो नाश्ता करने में व्यस्त था। फिर माधुरी अपने कमरे में चली गई। दिन गुजरने के बाद रात को 1 बजे माधुरी ने प्रभास को नींद से जगाया और कहा, सुनिए मैं बहुत परेशान हूँ, आपसे बात करनी है। कहो क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? जब से मैं गर्भ से हुई हूँ मुझे एक चिंता खाए जा रही है। मैं जानती हूँ कि ये चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर सुहासिनी ने भी कहा है कि अपनी मेडिकल लाइफ में उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। 4 IVF फेल के बाद सरोगेसी और फिर नॉर्मल गर्भधान। प्रभास ने बीच में टोकते हुए कहा, उस दिन हैरान तो थी डॉक्टर सुहासिनी, सही भी है, आप समझ नहीं रहे। मेरी चिंता अंशुल रोली को लेकर है। कहकर माधुरी चुप हो गई और प्रभास की ओर देखने लगी। उनको लेकर क्यों चिंतित हो? उनकी जितनी देखभाल तुम करती हो उतना कोई और नहीं कर सकता। अगर सब अच्छा रहा तो हमारे 3 बच्चे होंगे। कहाँ कभी हम एक के लिए क्या क्या नहीं सहे, और आज तीसरे का तोहफा मिलने जा रहा है। प्रकृति की कृपा बनी रहे। आपको नहीं लगता कि मेरी कोख से जन्मे इस बच्चे के कारण अंशुल रोली का हक मारा जाएगा? माधुरी के इस सवाल पर प्रभास अचंभित हो गया। उसने कहा, इससे अंशुल रोली का हक क्यों मारा जाएगा? वे भी हमारे बच्चे हैं और ये तो हमारा है ही। तुम्हें नाहक ऐसा लग रहा है, ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है, बस और कुछ नहीं। आपने अभी क्या कहा? वे भी हमारे बच्चे हैं और ये तो हमारा है ही। ये भी का क्या मतलब है? और फिर क्या कहा? ये तो हमारा है ही। आप अभी से भेद कर रहे हो, यही सब मेरी चिंता है। प्रभास बचाव की मुद्रा में आते हुए तुरंत बोला, अरे भी का मतलब इतना गहरा मत निकालो, ऐसे ही कहा है। भेदभाव भी ऐसे ही होता है। मम्मी जी जब से आई हैं तब से कितनी बार कह चुकी हैं कि तुम्हारी कोख का ये जो होगा देखना कितना तेज होगा। अपना जना अपना ही होता है। अंशुल रोली मेरा जीवन है। इन्होंने मुझे पहली बार अपने स्त्री होने का एहसास कराया है। मेरा सारा जीवन इन पर न्यौछावर है। मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मुझे लगता है कि तीसरे बच्चे के आने पर आपका, समाज का, सबका नजरिया अंशुल रोली के लिए बदल जाएगा। ये 2nd दर्जे की संतानें मानी जाएंगी। कहते कहते माधुरी की आंखें नम हो गई। मैं फिर कह रहा हूँ, तुम्हारा वहम है ये सब। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तीनों बच्चों को एक समान मानूंगा। और मम्मी से मैं कल ही बात करता हूँ, उन्होंने भी ऐसे ही कहा होगा। कितना प्यार करती हैं वे अंशुल और रोली से। कहाँ कहाँ की मन्नतें इनके होने के बाद उन्होंने पूरी की है, सब भूल गई। कोई भेदभाव नहीं होगा। हम सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। ऐसा मत सोचो। आप फिर वही भेदभाव कर रहे हैं। आपने फिर कहा, मैं तीनों बच्चों को एक समान मानूंगा। मतलब आप एक एहसान करेंगे। तीनों एक समान नहीं है पर आप मानेंगे। और सही बात, पढ़े लिखे होने की तो उसका भेदभाव से कोई नाता नहीं होता। इतनी शिक्षा के बाद भी आज समाज में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कितना भेदभाव है। आप बुरा मत मानिए मेरी बात का, लेकिन सोचिए इन दोनों मासूमों की क्या गलती है? जब हम अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाए तब हमने सरोगेसी का सहारा लिया। अब जब हमारे पास अंशुल रोली है तो क्या जरूरत है एक और बच्चे की?
नए बच्चे के जन्म लेते ही एक पल में सबका प्यार बढ़ जाएगा। आपका कोई कसूर नहीं है और आपको मैं क्या कहूँ, अपने बारे में मैं खुद नहीं जानती। आज जिस बेबाकी से मैं आपसे बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि 9 महीने अपनी कोख में रखने के बाद बोल पाऊंगी या नहीं। 9 महीने या मेरे शरीर में पलेगा, मेरा खाया उसे मिलेगा, मेरी हर हरकत से जुड़ा रहेगा। ऐसे में मैं खुद उसे जुड़ जाऊंगी। क्या मैं भेदभाव नहीं करूंगी, इसकी गारंटी ले सकते हैं? ले सकते हैं आप मेरी गारंटी? प्रभास गंभीर हो गया और सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम्हारी ये बात सही है। 9 महीने गर्भ में रखने के बाद जाहिर है तुम्हें उससे ज्यादा प्यार हो सकता है। मैंने इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था, लेकिन जब तुम अभी इतना प्यार करती हो तो तब भी करोगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका मुझ पर विश्वास है पर मेरा खुद पर नहीं है। बच्चा गर्भ में माता पिता दोनों के अंश लेकर आता है, विकसित होता है, फिर माँ को अपने अनुसार ढालता है। अक्सर आपने सुना होगा, गर्भावस्था में स्त्री अपने व्यवहार से उल्टा खान पान करने लगती है। जिसे मीठा नहीं पसंद वो मीठा खाने लगती है। जो फल या सब्जी कभी नहीं छूती वे फल सब्जियां पसंदीदा हो जाते हैं। ये सब पेट में पल रहे बच्चे की पसंद के हिसाब से होता है। कहते हैं एक स्त्री का 3 जन्म होता है। पहला जब वो एक शिशु के रूप में पैदा हुई, दूसरा जब वो ब्याह करके ससुराल आई और तीसरा तब जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इन तीनों में उसे नए लोग, नया माहौल, नई परिस्थितियों में जीना होता है, खुद को उसके अनुरूप ढालना होता है। अंशुल रोली में मैंने वो तीसरा जन्म जिया है। ये आने वाला मेरे में क्या बदलाव लाएगा मैं नहीं जानती। हो सकता है मैं अंशुल रोली को पहले जैसे ही प्यार करूं, पर यह भी हो सकता है कि मैं होने वाले बच्चे को ज्यादा प्यार दूं और इनसे सौतेला व्यवहार करूं। इस दशा में इनका क्या होगा, ये सोच सोच कर मेरा सिर फटा जा रहा है। आपको इतनी रात जगाया इसके लिए क्षमा, पर दिन में सब लोग होते हैं, कब बात करूं। प्रभास को माधुरी की चिंता का कारण अब समझ में आया। वो भी सोच में पड़ गया कि वाकई में ऐसा हुआ तो अंशुल रोली के साथ अन्याय होगा। तुम्हारा सोचना सही है माधुरी, अच्छा किया तुमने अपने दिल की बात कही। मैं भी सोचता हूँ इस पर। मैंने कह तो दिया है कि मेरे लिए तीनों बच्चे बराबर होंगे, पर तुम्हारी पूरी बात सुनने के बाद मेरा भी आत्मविश्वास डगमगा गया है। तुम इस समय चिंता मत करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दो। इस पर फिर बात करते हैं। फिर कब बात करेंगे? आने वाले 5-7 हफ्तों में ही निर्णय लेना है। उसके बाद तो ये बच्चा पैदा ही करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो कि आने वाले हफ्तों में ही निर्णय लेना है? झुंझलाकर प्रभास ने कहा, 20 हफ्तों के अंदर हम गर्भपात करा सकते हैं। अभी 11 हफ्ते ही हुए हैं, इसलिए मैं पागल हो गई हो क्या बके जा रही हो, होश है? प्रभास ने चिल्लाते हुए कहा। चिल्लाइए मत, पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। एक माँ बनने की तड़प मैंने जी है। मैंने सुने हैं बांझ होने के ताने, और आने वाले 9 महीने मुझे ही सहना है सब कुछ। गर्भधारण में पुरुष सिर्फ सहारा दे सकता है, साथ नहीं। जब आप खुद मान रहे हैं कि अंशुल रोली से भेदभाव हो सकता है, तो क्या आप उनके जीवन के साथ ये जोखिम लेने को तैयार हो? माधुरी ने भी चिल्लाकर कहा और फूट फूट कर रोने लगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपना बच्चा गिरा दें। हम कोशिश करेंगे तीनों को एक समान प्यार देने की। तीनों हमारे लिए बराबर होंगे। प्रभास ने माधुरी का चेहरा हाथों में लेकर ऊपर उठाया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। आप समझ नहीं रहे हैं, ये एक जुआ है उनकी जिंदगी के साथ। एक तरफ अंशुल रोली के प्रति मेरी ममता है और दूसरी तरफ मेरी कोख है। इस जुए में चाहे जो जीते, हारेगी एक माँ ही। अगर मैं नए बच्चों को कम प्यार दूंगी तो उसका हक भी मारूंगी। आप पुरुष हैं, आप नहीं समझ सकते। एक नन्हे के आंगन में आने से लेकर उसके बड़े होने तक अनवरत रहती है माँ। आज से 2 साल पहले हमें सिर्फ अपना एक बच्चा चाहिए था। चाहे जैसे प्रकृति ने हमें जुड़वा दिए, वे कम है क्या? अंशुल रोली के मेरी गोद में आने के बाद मेरी कोख को तृप्ति मिल गई। इस बार शुरू में मैं बहुत खुश हुई, पर जब इनका चेहरा देखती हूँ तो रुलाई छूटती है, क्योंकि आने वाले कुछ महीने में मैं खुद इनके लिए कितना बदल जाऊंगी नहीं जानती। जिस माधुरी सक्सेना ने प्रेग्नेंट होने के लिए इतना सहा है, वही आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि ये बच्चा गिरवा दीजिए। कहती हुई माधुरी ने हाथ जोड़े और रोने लगी। रोते रोते उसने अपना सिर प्रभास की गोद में रख दिया। प्रभास की आंखें भर आई।
वो माधुरी के सिर पर हाथ फेरने लगा। दोनों उसी तरह पड़े रहे। माधुरी सिसकती रही और प्रभास खामोश। कुछ समय बाद प्रभास ने कहा, तुम ठीक कह रही हो माधुरी, हम कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हो गए हैं। हम इस बारे में अब किसी और से चर्चा नहीं करेंगे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि तुम जो समझाना चाह रही थी। मम्मी से कल मैं बात करूंगा। बच्चा गिराने के इस निर्णय में मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी के साथ प्रभास की आंखों से 2 बूंदें माधुरी के गालों पर पड़ी, जो इस बात की गवाही है कि माँ यशोदा का आज जन्म हुआ है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।